आदित्य सिंह। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन को, क्वेश्चन आंसर को, क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को। तो हम लोगों ने वीडियो काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी हिस्ट्रिकल टाइप का रहा है इवेंट इसमें। तो थ्योरी हम लोग को कंप्लीट है। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि उनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, उनको याद नहीं होता है। तो देखिए याद नहीं करना है आपको, आपको केवल थ्योरी को फील करके समझना है। जब आप थ्योरी को फील करके समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछेगा एज मूवीज़ जैसे हम लोग वॉच करते हैं, तो आप बड़े आसानी से उसको बता सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है आपके लिए होने वाला है, तो बिल्कुल इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यदि आप लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी थ्योरी आपको समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन द फ्रांस। फ्रांस में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ उसका जो आउटब्रेक क्या था, मतलब ऐसी कौन सी घटनाएं हुई वहाँ पे जिसके कारण से पूरा का पूरा फ्रांस में ह्यूमर फैल गया और जो है वहाँ पे रिवॉल्यूशन आ गया। तो इसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर रखा है। उसमें छोटे छोटे हम लोग टॉपिक हेडिंग बना के लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग सोशल इनइक्वालिटी में क्या लिख सकते हैं, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, नेमली क्लर्जी, द नोबेलिटी एंड द थर्ड स्टेट विच कंप्रोमाइज पीजेंट, ऑफिशियल एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो जो सोसाइटी थी वहाँ की वो कैसे थी, वो इनइक्वल थी, मतलब बराबर नहीं थी। 3 ग्रुपों में बांटा गया था। कौन से ग्रुप में, आप लोगों ने थ्योरी देखा ही होगा, क्लर्जी के रूप में, नोवेल्टी के रूप में, ठीक है, और थर्ड स्टेट के लोग जिसमें पीजेंट वगैरह ये सब आ जाते थे, ऑफिशियल वगैरह या फिर छोटे बिजनेसमैन भी आ जाते थे। तो इस तरह से सोशल इनइक्वालिटी थी। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें बना के, इट वाज ओनली थर्ड स्टेट ओनली पे टैक्स। और सबसे बड़ा इक्वलिटी क्या था कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स को दिया करते थे। क्लर्जी एंड नोवेल्टी वेर एक्सटेम फ्रॉम टैक्सेस। जो क्लर्जी और नोवेल्टी कैटेगरी के लोग थे ना, ये जो है एक्सटेम थे, मतलब बाहर थे, टैक्स देने के रूल से बाहर थे, यानी इनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। और कौन से हालात ऐसे हो गए जिससे कि रिवॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि ऐसा हालत हो गया था लोगों का कि भाई अब तो लग रहा था कि नहीं अब तो जीना मुश्किल है। तो यह कंडीशन क्या हुई थी, ऐसी कौन सी घटना घटी थी, तो इसमें आप लिख सकते हैं सिंपली, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, लगभग 5 मिलियन ज़्यादा हो गई थी, 5 मिलियन। तो फूड ग्रेन जो थे वो कम होने लगे। नाउ ग्रेट डिमांड, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। प्राइस ऑफ ब्रेड टॉप, जो दाम थे ब्रेड वगैरह के उस समय वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगे, बढ़ने लगे। वेजेस डिड नॉट पेस विथ राइजिंग प्राइसेस, यानी कि जो तनख्वाह थे लोगों को, मजदूरों को जो तनख्वाह मिलती थी ना, वो भी जो है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। वो जितना वो कमा रहे थे उतना ही वो कमा रहे थे, बस टैक्सेस वगैरह और ब्रेड वगैरह के दाम वगैरह बढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई थी, जिससे फिर रिवॉल्यूशन वहाँ पर पूरी तरह से आउटब्रेक हो गया। और हम लोग इसमें हेडिंग बना के लिख सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी थी भाई, तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, बहुत सारे लंबे समय से जो लड़ाइयाँ चल रही थी फ्रांस की उसके कॉलोनीज़ के आसपास की कंट्रीज से, हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था ना उसको जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। भाई जब आप लड़ाई करेंगे तो क्या होगा कि पैसे तो खर्च होंगे ना, तो इस तरह से फ्रांस के पास जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, तो अपने रोज़ के जो खर्चे हैं उसको सुचारू रूप से, मतलब ठीक से चलाने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जैसे कि कौन से खर्चे, जो आर्मी को मेंटेन करने के खर्चे थे, ठीक है, और जो कोर्ट वगैरह थे, और जो रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस थी, इन सबको, या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, इन सबको जो है ना कम्प्लीटली रेगुलर रूप से चलाने के लिए, इनके खर्चे मेंटेन करने के लिए ये पूरी तरह से स्टेट जो है ना फोर्स्ड हो गए टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरह से ये जो इंक्रीजमेंट था टैक्सेस वगैरह में, ये भी जो है बहुत बड़ा सरकमस्टेंस रहा है फ्रांस में रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक होने का। और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास में क्या लिख सकते हैं, द मिडिल क्लास इमर्ज एजुकेटेड एंड वेल्दी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी जो मिडिल क्लास था 18th सेंचुरी के दौरान बहुत ज़्यादा इमर्ज था और शिक्षित था, ठीक है, और वेल्दी था, मतलब समृद्ध था, उसके पास पैसे वगैरह हुआ करते थे, प्रॉस्पेरिटी थी। दे बिलीव, वे क्या विश्वास करते थे, दैट नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी गिवन प्रिविलेज बाय बर्थ। तो ये लोग सोचते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि सोसाइटी में किसी को भी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। बहुत वर्ड आ चुका है, आप लोग थ्योरी देखे होंगे तो उसमें पता होगा आप लोग को। प्रिविलेज बाय बर्थ मतलब होता है जन्म से कुछ
को उपहार के रूप में सम्मान देना, ठीक है। मतलब किसी को जन्म के आधार पर सम्मान नहीं मिलेगा। मतलब आप राजा के बेटे हैं तो आप राजा नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो जो मिडिल क्लास था सोसाइटी का ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, शिक्षित था, ठीक है, और वेल्दी भी था, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग ना ये विरोध करते थे या ऐसा मानते थे कि किसी को प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर्स, और साथ ही साथ जो फिलासफर वगैरह थे वहाँ पे रोसाऊ वगैरह थे, है ना, ये लोग ना आइडियाज़, बहुत सारे विचार अपने कौन से, इक्वलिटी के और फ्रीडम के, ये सब जो है लोगों में बांटना शुरू किए। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है फ्रांस में रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक होने का। The ideas of these philosophers were discussed extensively in saloons and coffee houses and spread among the people। और तो जो ये फिलासफर थे, इनके जो आइडियाज़ वगैरह थे ये सैलून वगैरह में, है ना, और कॉफ़ी हाउसेस वगैरह में लोगों के बीच में फैलने लगे। फिर एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास था उस समय लेट 18th सेंचुरी में। और एक हेडिंग और लिख सकते हैं, इमीडिएट कॉज, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? अब फाइनली कब लोग कहने लगे कि नहीं अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो हम लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे, राजा लुई 16 के खिलाफ में। कब हुआ था ऐसा? तो आप लोग को याद होगा थ्योरी कि 5 मई को 1789 यानी 5 मई 1789 में जो लुई 16 थे ना, वो सबको बुलाए थे, तीनों को, तीनों जो ग्रुप बने थे, स्टेट बने थे, उन सबको असेंबली के रूप में बुलाया था। और वो भी जो है स्टेट जनरल को बुलाया था। मतलब 3 लोग थे ना, मतलब पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया और तीसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो तीनों ग्रुप के एक एक मेंबर आए, मतलब जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुलाया था टैक्स इंक्रीजमेंट करके कुछ बातें अपना डिस्कस करने के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि थर्ड स्टेट protested against this proposal, but as each state have one vote, the king rejected this appeal, they walk out of assembly। तो देखिए क्या हुआ कि जब स्टेट के लोग आए ना, थर्ड स्टेट के लोग, तो वो जो है प्रोटेस्ट करने लगे, अगेंस्ट हो गए किसके प्रपोजल के, जो लुई 16 ने कहा कि भाई जितने स्टेट के लोग हैं वो केवल एक वोट अपना देंगे, यानी कि जैसे 3 स्टेट थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, क्लर्जी, नोबेल्टी और पीजेंट वगैरह जो थर्ड स्टेट के लोग थे। तो जो लुई 16 थे उन्होंने कहा वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो हर एक जो है स्टेट से एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो लोग अपना एक एक वोट देंगे। तो जो फर्स्ट और जो सेकेंड क्लास के लोग थे ना, सेकेंड स्टेट के लोग थे, वो सब आपस में मिले रहते थे, तो उनका वो हमेशा जीत जाते थे, उनके पास 2 वोट हो जाती थी। और जो थर्ड स्टेट है वो अकेला ही रह जाता था, है ना। तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे कोई उनकी बातों को सुनता ही नहीं था। तो लोगों ने इस बार जो है इसको क्या किया, मतलब अगेंस्ट हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। वो चाहते थे कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी लोग अपना एक एक वोट दें। तो बस यही फाइनली यही लास्ट वाला सीन था, जिसके बाद वो लोग असेंबली में खड़े हो जाते हैं जाके, और अलग ही अपना थर्ड स्टेट के लोग खड़े हो जाते हैं और अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने के लिए बातचीत करने लगते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन जो हुआ उससे सोसाइटी के कौन से ग्रुप वगैरह को बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। विच ग्रुप्स वेयर फोर्स्ड टू रिलिनिक्यूज पावर, which section of society would have been disappointed with the outcome of revolution। तो मतलब यही इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जब जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें जो है कौन से ग्रुप के लोगों को, सोसाइटी को ज़्यादा लाभ हुआ, और कौन से ग्रुप के ऐसे लोग थे जिनको जो है फोर्स कर दिया गया रिक्वेस्ट पावर करने के लिए, ठीक है। और कौन से ऐसे सेक्शन थे सोसाइटी के जो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए, डिसअपॉइंटेड हुए जो भी रिवॉल्यूशन का आउटकम आया, परिणाम आया उससे। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, वो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो वीमेन थी, है ना, उन लोगों को राइट नहीं मिला वोट देने का। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको निराशा हुई, क्योंकि भाई जो 3 दिन के टैक्स के बराबर पे करते थे वही केवल वोट वगैरह दे पाते थे, ठीक है। तो इस वजह से सबको परेशानी हुई, जो एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स का जो रूल हो गया था। तो देखेंगे हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, द रजिस्टर मेंबर्स, जो सोसाइटी के धनी लोग थे ना थर्ड स्टेट में, द मिडिल क्लास में, ठीक है, इन सब जगहों पे जितने भी रजिस्टर पर्सन थे वो लोगों को बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। द मोस्ट ऑफ फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्लर्जी एंड द नोबेल्टी वेयर फोर्स टू रिक्लूज पावर, जो क्लर्जी थे और जो नोबेल्टी थे उनको जो है वो रिक्लूज हो गए, फोर्स हो गए, दबाव आ गया उनके ऊपर पावर को लेके। The poorer section of society and women would have been disappointed with the outcome of the revolution, as the promise of equality was not fulfilled in full measure at the end of the revolution. Finally,
वो सेक्शन सोसाइटी का जो वीमेन का था, ठीक है, पूरा सेक्शन था सोसाइटी का ना, जैसे वीमेन वगैरह है ना, उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई वो लोग, ठीक है, जो पूरा सेक्शन था जो भी आउटकम आया रिवॉल्यूशन से, तो ये हम लोग इसमें बना के लिख सकते हैं। क्योंकि भाई उन पूरी तरह से जो इक्वलिटी का प्रॉमिस किया गया था ना, वो पूरी तरह से जो है उनके मेजर जो इक्वलिटी का मतलब, इक्वल का मतलब बराबर, तो सब बराबर ना, ऐसा थोड़ी कि वीमेन को कोई राइट नहीं है, वीमेन इक्वल नहीं है, ओनली मैन, वो भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं ना, तो ये इक्वलिटी का पूरा जो है फुलफिल नहीं कर रहा था उसके मेजर को, मापदंड को। इसलिए जो है या फिर जो भी लोग हों वो सब जो है डिसअपॉइंटेड रहे हैं जो भी रिवॉल्यूशन के आउटकम आए थे। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में है पूछे जा रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब द लिजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। यानी आपको डिस्क्राइब करना है लिजेसी को, क्या लिजेसी रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की और लोगों की, जो कि पूरी दुनिया के लोग हैं, मतलब फ्रांस से रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके उसके वजह से जो क्या प्रभाव ऐसा पड़ा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कौन से समय में, 19th और 20th सेंचुरी के बीच में। तो उसके प्रभाव को लिखना हम लोगों ने देखे थे, बहुत से लोग प्रभावित हुए थे और हर जगह जो है इस तरह की बातों को चर्चा किया जाने लगा था, और लोग सभी जो अन्य जो आसपास के नाइबरल कंट्रीज़ थे वो लोग भी अपने राइट वगैरह की बात करने लगे थे। तो इसमें हम लोग इतना लिख सकते हैं कि द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लिजेसी रही है वो क्या रही है, वो आइडिया, वो विचार किसकी, लिबर्टी की और डेमोक्रेटिक राइट्स की। ये जो है बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट लिजेसी ग्रुप में जानी जाती है या देखी जाती है। और उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वेयर एब्लाइज्ड। तो ये भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यह उस समय फैला, पूरे यूरोप में भी यह फैल गया, और लगभग 19th सेंचुरी होते होते जो फ्यूडल सिस्टम था यानी जमींदारी का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से एब्लाइज हो गया था। इसमें और हम लोग लिख सकते हैं, इट इंस्पायर्ड द जर्मन्स, इटालियंस एंड ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो दियर ऑप्रेसिव रिजिम्स। तो यह साथ ही साथ ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ना फ्रांस में, यहाँ की बातें जो है ना और जगहों पे फैलने लगी, जैसे जर्मन्स में, इटालियंस में, है ना, ऑस्ट्रियन में, इन सब जगहों पे फैलने लगी, और यहाँ के भी लोग साथ चाहने लगे कि भाई जो हम लोग जो है जो ओल्ड जो रिजीम है, जो ऑपरेसिव रिजीम है ना, उसको ओवरथ्रो कर दे। ओवरथ्रो का मतलब होता है बाहर निकाल के फेंक देना, नहीं उस तरह के रूल्स वगैरह को हटा देना। इसमें और हम लोग इसमें थोड़ा सा एक लाइन और लिख सकते हैं, जैसे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द स्ट्रगलिंग नेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हु वेयर ग्रोनिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज। जो यूरोप के जो कॉलोनीज थी ना, वो उन सब जगहों जो है ना, फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और अपने राष्ट्र में जो ना, अपने नेशन में स्ट्रगल करना शुरू कर दिए। वो कौन से देश थे, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, इन जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और अपने हक के लिए जो यूरोप के कॉलोनीज वगैरह थे ये सब जो है ना आगे बढ़ चढ़ के अपनी आवाज़ को उठाने लगते हैं। और दो उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो टीपू सुल्तान थे और जो राजा राम मोहन राय थे, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं ना इंडिविजुअल के, जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक्सेप्ट किया और अपने जगहों पे अपने देश में जाके इसका प्रचार किया और लोगों को जागरूक किया। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भाई ड्रॉ अप अ लिस्ट डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको बताना है कि आज के समय में जो हम लोग डेमोक्रेसी का मस्त लुत्फ उठा रहे हैं, मतलब आनंद उठा रहे हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स को, तो ये बताना है आपको कि यह कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किस हिस्से से, कहाँ से भी ट्रेस किया गया था, कैसे, किस प्रकार की ओरिजिन से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ टॉपिक वाली बातें हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से फॉलो की जाती हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी कैन ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज के समय में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो कुछ भी सीखे हैं उनमें से कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से चीज़ें हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो कि हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखने को मिलते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी तो जानते हैं कि समानता का अधिकार, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोग स्वतंत्र हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपको बोलने की, स्पीच करने की और अपने एक्सप्रेशन देने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको अधिकार है आप एसोसिएशन, संस्थाएँ, क्लब वगैरह ये सब बना सकते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, राइट्स हैं जो कि हम लोग आज के समय में एंजॉय करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और एक लास्ट इसमें लिख सकते हैं हम लोग
कि राइट टू जस्टिस एंड सिक्योरिटी, हम लोगों को न्याय करने का भी अधिकार मिला है और सिक्योरिटी, सुरक्षा का भी अधिकार हम लोगों को मिला है। यानी हम अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो अपने लिए हम सुरक्षा गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ होने वाले गलत बातों को, गलत कार्यों को जस्टिस के रूप में हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। यह राइट है सभी का। ये बहुत बड़े जो है फैक्टर हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि वुड यू एग्री विद द व्यू ऑफ दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विथ कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेन। यानी आपको इसमें बताना है कि जो यूनिवर्सल राइट्स का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में क्या एक ही प्रकार से आधारित रूप से लागू हुआ है, अगर नहीं तो किस तरह से हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख देंगे कि यूनिवर्सल राइट बेसिड क्या होता है, उसके बाद उसके कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शन। कौन कौन सी चीज़ों से, देखिए मेनी आइडियल्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स वेयर रिप्लेट विथ डॉब्सियस मीनिंग। मतलब बहुत सारे जो है दोहरे मीनिंग, डॉब्सियस मीन्स होता है ना कि मतलब कि दो मीनिंग जिसमें से निकलता हो। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियल्स वगैरह डिक्लेरेशन हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के को लेके, जैसे मैन और सिटीजन्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर समझे हम लोग, तो द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन इंजूरियस टू सोसाइटी। ठीक है, हैड नथिंग टू से अबाउट क्रिमिनल ऑप्शंस अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। देखिए सोसाइटी में क्या होता है, तो हम लोग जो भी राइट्स मिला है हम लोग को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो भी लॉ है ना राइट के, वो हम लोग एक्शन लेते हैं किसी इंजीरियस पर्सन को। कोई घायल हो गया तो हम लोग तुरंत उसके उपचार के लिए तमाम चीज़ें प्रयास करते हैं, लेकिन हैड नथिंग टू से अबाउट, लेकिन हम लोग उस समय कुछ नहीं कहते हैं। हमें राइट्स हैं बोलने के, हम प्रूफ दे सकते हैं, हम अपने हक के लिए किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हैड नथिंग टू से अबाउट, कुछ नहीं कहते हैं। कब, जब क्रिमिनल ऑप्शंस होता है किसी के अगेंस्ट, अदर इंडिविजुअल, कोई अदर इंडिविजुअल है आपके आसपास में, सिटीजन है, उसके खिलाफ कोई कुछ भी होता है ऐसे क्रिमिनल ऑप्शंस वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरह से हम लोग अपने राइट्स के दो तरह के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि डॉब्सियस मीनिंग हम लोगों के लिए है। मतलब जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और किसी दूसरे के लिए आती है तो नहीं उठाते हैं। इसको क्या कहते हैं, डॉब्सियस मीनिंग कहते हैं, डॉब्सियस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या लिख सकते हैं हम लोग कि द डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट, जो डिक्लेरेशन है राइट्स का वो क्या है, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। सामान्य रूप से जो सामान्यतः लोग हैं उन लोगों का जो लॉ होता है ना वो एक्सप्रेशन टाइप का, मतलब उनके लिए होता है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। इस तरह के फॉर्मेशन वगैरह बनाने के लिए, एक्सप्रेशन वगैरह बनाने के लिए सभी जो सिटीजन्स हैं ना सबको राइट है, ठीक है, कि पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग कानून के सामने क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। बट व्हेन फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग मैन अंडर द एज ऑफ 25 एंड वीमेन वेर नॉट अलाउड टू वोट एट ऑल। लेकिन ये सब तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल हो गए, ठीक है ना, लेकिन जो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी फ्रांस में ना, उसमें क्या कर दिया गया था कि लगभग 3 मिलियन सिटीजन्स को, जैसे कि उनमें मैन भी शामिल थे जिनका एज 25 साल से कम था, और जो वीमेन थी, सभी वीमेन, उनका जो भी एज हो, ठीक है, वो सब लोगों को अलाउ नहीं किया गया था कि वो लोग वोट दे सकें। तो यह हम लोग इसमें जो है इस तरह से बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस बाय द यूनिवर्सल राइट्स, ठीक है, बाय द यूनिवर्सल राइट्स पुअर वेयर सरप्रेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द रिच। उस समय जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ ना, उस समय जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो सरप्रेस्ड हो गया, यानी उनके ऊपर प्रेशर आ गया, और साथ ही साथ उनको कोई राइट्स वगैरह नहीं मिली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओनली अवेलेबल था किसके लिए, रिचर पर्सन के लिए, यानी रिच जो लोग थे ना, तो वही लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ अच्छे से करते थे, उन्हीं को बेनिफिट मिलता था। वीमेन वेर टोटली निगलेक्टेड इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, तो वीमेन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो इतना काफ़ी है इसमें लिखने के लिए। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है आपका। इसमें है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के हिस्ट्री में देखा था, नेपोलियन बोनापार्ट जो क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटर था। अब उसने फिर क्या किया, अचानक से अपने हाथ में पावर वगैरह ले लेता है और अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है। तो ये इसी बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बना के लिख सकते हैं कि
आफ्टर फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक इन 1792, जैसे फ्रांस रिपब्लिक हो गया, घोषित हो गया, गणतंत्र हो गया 1792 में, तो उसमें जो रूलर था रॉबिस्फेयर ना, उसने गेव मोर प्रिविलेज टू द वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसने जो है देने लगा वो वेल्दियर सेक्शन को, जो सोसाइटी के धनी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने लगा। फर्दर ही वाज ए सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट हिमसेल्फ, वो बाद में फिर वो जो है खुद ही ऑटोक्रेट हो जाता है और अपने आप को तानाशाही के, ऑटोक्रेट का मतलब होता है ना कि अपनी मनमानी करना, तो अपने आप ही सब कुछ सोच के चलाने लगा था। तो इस वजह से दिस लेड टू द रेन ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मेनी ईयर्स, इसलिए इस तरह से कुछ सालों तक जो है रेन ऑफ टेरर मतलब दहशत का काफ़ी माहौल समय भरा लोग अनुभव किए और जिए। आफ्टर द रॉबिस्फेयर, तो जैसे रॉबिस्फेयर जो है रूल कम टू एंड इन डायरेक्टरी वाज फॉर्म टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर इंडिविजुअल इन वन इंडिविजुअल, तो जैसे ही जो है ना रेन ऑफ टेरर और जो आफ्टर रॉबिस्फेयर मतलब रॉबिस्फेयर के बाद जो है जो रूल वगैरह बनने लगे डायरेक्टरी में, ठीक है, वो सब जो है ना अवॉइड किए जाने लगे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहेगी बल्कि पावर जो है बट के रहेगी। तो जो मेंबर्स थे ऑफ डायरेक्टरी ऑफ्टन फॉट एमंग देमसेल्फ लीडिंग टू द टोटल चोज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इस तरह से लोगों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी यदि एक से ज़्यादा कई लोगों के हाथों में पावर रहेगी। तो ऐसा हो जाने से फिर मिलिट्री डिक्टेटर जो था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको भी पावर मिल जाती है और वो क्या करता है, दिस क्रिएटेड ए पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रूप से विरोधाभास जो है फ्रांस में फैलने लगा था। दिस वाज ए कंडक्टिव सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होने लगी थी। एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रेन ऑफ पावर एज ए मिलिट्री डिक्टेटर, तो जो बोनापार्ट था नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बाद में हम लोग 10th में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने जो है उसके बाद फ्रांस में जब पॉलिटिकल विरोध हो गया था, फैल रहा था, तो उसमें पावर को अपने हाथ में ले लिया था, जो कि वो उसमें मिलिट्री डिक्टेटर था। तो इस तरह से फिर बाद में कुछ दिन रूल वगैरह करता है ना। तो ये हम लोग थ्योरी तो देख चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए और हाँ, अपने मन से ये आप लोग बिल्कुल बात निकाल दीजिए कि हिस्ट्री एक टफ पेपर है, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको केवल हिस्ट्री के लिटरेचर वाली वीडियोज़ को ठीक से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है और आप अगर देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर सब आसानी से आ जाएंगे। वीडियो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है। तो ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।